हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और मेरे साथ में है अभिषेक। नमस्ते। आजकल एक ऐसी हेडलाइन है जो अक्सर आप देख रहे होंगे। वो कुछ इस तरह की होती है कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस मिले। ऐसा आपको रोज देखने को मिलेगा लगभग। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिन का रिकॉर्ड अगले दिन टूट जाता है। अब लॉकडाउन 4.0 भी खत्म होने वाला है और लॉकडाउन 5.0 की तैयारी है। लेकिन अगर पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट जाता है रोज, तो फिर क्या लॉकडाउन सही स्ट्रैटेजी है? इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनमें हम जाएंगे नहीं, लेकिन दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स देने वाले एक बात पर एग्री करेंगे कि इलाज तो वैक्सीन ही है। आज अभिषेक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले अभिषेक बताएं, मैं कुछ चार्ट्स आपको जल्दी से दिखा देता हूं। तो ये स्टेट वाइज डेटा है, किस स्टेट में कितने एक्टिव और कितने इनएक्टिव केसेस बचे हैं। ब्लू कलर में आपको एक्टिव केसेस दिख रहे हैं और ग्रे कलर में आपको इनएक्टिव केसेस दिख रहे हैं। यानी ग्रे कलर उन लोगों का है जो ठीक होकर घर जा चुके हैं या फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये है ब्लू और ग्रे। आप देख सकते हैं कितने परसेंट लोग ब्लू में हैं और कितने परसेंट ग्रे में हैं। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगा, ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 50%। यानी इस ग्रीन लाइन से नीचे जो भी स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादा लोग एक्चुअली इनएक्टिव हैं, यानी वो ठीक होकर घर जा चुके हैं या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसी स्टेट्स हैं तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब। ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस अब कम है और इनएक्टिव केसेस ज्यादा है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिसेंटली पिछले हफ्ते में स्पेन ने रेस्ट्रिक्शंस लॉकडाउन के हटाए जब उनके एक्टिव केसेस 21% बचे थे। और रिसेंटली जापान ने भी रेस्ट्रिक्शंस हटाए जब उनके एक्टिव केसेस 13% बचे थे। तो ये हम कुछ कंपैरिजन अपनी स्टेट्स का इन देशों से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि स्टेट्स का कंपैरिजन देशों से कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉपुलेशन स्पेन की 4.5 करोड़ है, पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन 9 करोड़ है, राजस्थान की पॉपुलेशन 8 करोड़ है। ऐसे ही जापान की पॉपुलेशन 12.5 करोड़ है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो हमारे स्टेट के लगभग की पॉपुलेशन रखते हैं और इसीलिए इन देशों में क्या हो रहा है उससे हम समझ सकते हैं कि हमारी स्टेट्स में भी हम क्या कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर हम बात कर रहे हैं टेस्टेड, कितने लोग टेस्ट हुए हैं और अगर 100 लोग टेस्ट होते हैं तो उनमें से पॉजिटिव कितने आते हैं। यूएसए दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्टिंग यूएसए ने की है और यहां पर 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो 10.7 यानी 11 लोगों के आसपास पॉजिटिव आते हैं। उसके बाद है ब्राजील, 100 लोगों की टेस्टिंग हो तो 50 लोग पॉजिटिव आते हैं, यानी हर दो में से एक इंसान पॉजिटिव टेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ब्राजील को और ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत है ताकि और ज्यादा टेस्टिंग हो तो और ज्यादा लोगों को वो आइसोलेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा आइसोलेटेड लोग दूसरों को ये बीमारी फैला नहीं पाए। उसके बाद है रशिया, रशिया 3.8, स्पेन 8.0, यूके 6.7, इटली 6.2, फ्रांस 13.5, ये भी थोड़ा हायर साइड पे ही है। उसके बाद है जर्मनी 4.6, इंडिया 5.0। कुछ हफ्तों पहले इंडिया 3.9 4.0 पर था, आज 5.0 लोग टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं। और उसके बाद है टर्की जो कि है 8.3। तो ये हैं हर 100 लोगों की टेस्टिंग पर कितने लोग पॉजिटिव आते हैं। एक मैं और बात करना चाहता था टेस्ट पर मिलियन की, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। तो कितने टेस्ट पर मिलियन हो तो हम लोग सेटिस्फाई होंगे या हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा टेस्टिंग हो रही है इंडिया में। तो यूएसए 50,000 के आसपास लोग पर मिलियन टेस्ट करता है। एक्चुअली 50,000 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 50,000 लोग। अब 50,000 लोग अगर इंडिया को टेस्ट करने हो पर मिलियन, मिलियन यानी 10 लाख, तो हमको 6.85 करोड़ टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 137 करोड़ है। तो अगर 50,000 लोग हर 10 लाख में टेस्ट हो तो हमें टोटल 6.85 करोड़ लोगों की टेस्टिंग करना पड़ेगी।
तब कहीं जाके हम 50,000 पर मिलियन टेस्ट कर पाएंगे। आपको एक और बात बता दूं कि जो टॉप 25 कंट्रीज हैं जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केसेस हैं, उन कंट्रीज ने आज तक 5.5 करोड़ लोगों को टेस्ट किया है। तो 25 कंट्री मिलाकर 5.5 करोड़ टेस्ट आज तक हुए हैं। अगर हमें 50,000 पर मिलियन टेस्ट करना हो तो हमें इन 25 कंट्रीज से भी ज्यादा टेस्ट करने पड़ेंगे। अब ये कितना प्रैक्टिकल है कितना नहीं, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं। तो ये तो थे कुछ चार्ट्स जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अब अभिषेक बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। हम सबको इंतजार वैक्सीन का ही है। तो अभिषेक, ओवर टू यू। जी हाँ, आज हम समझेंगे वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन होती क्या है, इसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या होती है। हम रोज़ सुनते हैं कि वैक्सीन डेवलप हो रही है, वैक्सीन पे काम चल रहा है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो क्या क्या प्रोसेस होती है, और जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसका स्टेटस क्या है। तो हम सबसे पहले ना ये जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो कई जो बायोलॉजी का टर्म्स होते हैं, तो उसकी जगह मैंने जो हम एक रोज़ की बोलचाल की भाषा में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो यूज़ किए हैं, नॉट बायोलॉजी का जो नाम है वो यूज़ नहीं किए। तो सबसे पहले वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन बेसिकली यूज़ की जाती है कि आपके जो बॉडी है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। सपोज़ कीजिए आपको किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की वैक्सीन लग रही है, तो आपकी बॉडी में वो वायरस या बैक्टीरिया वो डाल दिया जाएगा। तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसको पता चल सके कि ये एक वायरस है, इसका इन फ्यूचर अटैक हो सकता है। तो आपका इम्यून सिस्टम प्रिपेयर रहे कि उस वायरस से कैसे डील करना है और उसको इनएक्टिव कैसे करना है। अब देखते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन्स। बेसिकली देखें तो 4 टाइप की वैक्सीन्स होती है। पहली होती है लाइव वायरल वैक्सीन। लाइव वायरल वैक्सीन में क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरिया है, उसका वीकर फॉर्म या एक स्मॉल क्वांटिटी में वो वायरस या बैक्टीरिया लेके आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। जैसे कि चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन ये होती है कि उसमें जो एक लाइव वायरस जो कि एक रिलेटिवली थोड़े से वीकन हो, या कि वो जिसकी क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो ताकि आपकी बॉडी को हार्म ना करे, तो वो आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। सेकेंड टाइप की होती है किल्ड और इनएक्टिव वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है कि जो कि वायरस है उसका कुछ एक स्मॉल पोर्शन निकाल के, उस वायरस का ये कुछ प्रोटीन्स निकाल के वो आपकी बॉडी में डाल दिए जाते हैं। इसका एग्जांपल है पोलियो। पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो होती है इनएक्टिव वैक्सीन। टॉक्साइड वैक्सीन्स, अब कुछ वायरस या बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो कि एक टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जब आपकी बॉडी में जाते हैं। तो इस केस में क्या किया जाता है कि उस वायरस के प्रोटीन या जो केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं वो लेके आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है। जैसे कि टिटनेस, इसका एग्जांपल है टिटनेस। जो लास्ट और फोर्थ टाइप की वैक्सीन होती है वो होती है बायोसिंथेटिक वैक्सीन। बेसिकली ये मैन मेड एक सब्सटेंस होता है उस वायरस या बैक्टीरिया का, यानी लैब में हम प्रिपेयर करते हैं उसी वायरस या बैक्टीरिया से मिलते हुए एक सब्सटेंस, वो आपकी बॉडी में डाला जाता है। इसका एग्जांपल है हेपेटाइटिस बी। अब वैक्सीन डेवलपमेंट की प्रोसेस क्या होती है, क्या क्या स्टेजेस होती है। सबसे पहले होती है डिस्कवरी स्टेज, उसके बाद आती है प्री क्लिनिकल स्टेज, उसके बाद होती है क्लिनिकल डेवलपमेंट, फिर रेगुलेटरी अप्रूवल एंड रिव्यू, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये एक फ्लो चार्ट है वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस का। सबसे पहले होती है डिस्कवरी। डिस्कवरी में ये करते हैं कि जो वायरस है बैक्टीरिया है उसकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको हम स्टडी करते हैं कि उस वायरस या बैक्टीरिया की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उस पर किस तरह की वैक्सीन काम कर सकती है। उसके बाद आती है प्री क्लिनिकल स्टेज। इसमें बेसिकली जो आपने बायोलॉजिकल स्टडी की है उसके बाद जो आपको एक लगता है कि आपने एक फॉर्मूला दिया है कि ये फॉर्मूला इस वायरस या बैक्टीरिया की वैक्सीन हो सकती है, उसका आप ट्रायल करते हैं बेसिकली एनिमल्स पे। जब प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं, एनिमल्स पे जो ट्रायल है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उसके बाद जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट अथॉरिटीज़ रहती है, उनकी परमिशन मांगी जाती है फॉर क्लिनिकल स्टेजेस। जैसे अभी जो जनरली रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें जैसे यूएसएफडी है, उसकी परमिशन मांगी जाएगी कि हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो गया है, अब हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन दी जाए। क्लिनिकल ट्रायल ट्रायल जो होता है उसमें टोटल होते हैं 3 फेज, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो फेज 1 में क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हेल्दी एडल्ट रहते हैं, यानी जिनकी एज 20 से 60 साल के बीच में है, उन हेल्दी जो एडल्ट है उसमें वैक्सीन टेस्ट की जाती है। और इनका जो नंबर रहते हैं स्मॉल रहते हैं। अगर इसका रिजल्ट सक्सेसफुल रहता है
उसके बाद फेज सेकेंड आता है, उसमें जो टारगेट ग्रुप है, यानी आप जो वैक्सीन बना रहे हैं, जिन लोगों पे ये वैक्सीन लगेगी, उनकी जो प्रोफाइल है उससे सिमिलर प्रोफाइल के एक टारगेट ग्रुप, जिनका नंबर्स कुछ हंड्रेड्स में हो सकता है, उनको लिया जाता है, उस पर ये वैक्सीन ट्रायल की जाती है। जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद फेज 3 आता है, फील्ड ट्रायल। इसमें क्या किया जाता है कि अब नंबर ऑफ पीपल जो भी हंड्रेड लोगों पे जो टेस्ट कर रहे थे, अब वो कुछ थाउजेंड्स लोगों पे हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि उन पे क्या इस वैक्सीन का कितना असर पड़ रहा है। अगर ये फेज 3 में भी वो वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है, तो वापस जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है, उनसे अप्रूवल मांगा जाता है, यानी अप्रूवल की प्रोसेस होती है। वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्पेक्ट करेगी, आपने जो वैक्सीन के ट्रायल किए हैं उनके क्या रिजल्ट है वो स्टडी करती है। उसके बाद फिर लाइसेंसिंग एंड प्री लाइसेंसिंग स्टेजेस चालू होती है। उसके बाद फिर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसमें कई साल लग सकता है। अगर हम देखें डिस्कवरी स्टेज, तो डिस्कवरी स्टेज में कभी कभी कुछ कुछ डिसीजेस की जो वैक्सीन बनती है, तो उसकी डिस्कवरी स्टेजेस में कई साल लग जाते हैं। तो अब जो कोविड-19 है, तो उसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा जो वैक्सीन डेवलपमेंट स्टेज होती है, इसको हम कम कर सकें। तो सबसे पहले क्या करें, जो डिस्कवरी स्टेज है, तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशन वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, वो ये कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी इससे सिमिलर अगर किसी वायरस की वैक्सीन बनी हुई है, तो उसमें क्या सॉल्यूशन किया गया है, तो हम सीधे वही सॉल्यूशन हम ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद जो प्री क्लिनिकल स्टेज होती है, कई कई कंट्रीज़ ने अलाउ कर दिया है कि आप प्री क्लिनिकल स्टेज स्किप कर सकते हैं, यानी कि आप एनिमल्स पे जो टेस्टिंग होती थी, वो ना करके आप डायरेक्ट जो लोग इंसान हैं, उस पे टेस्टिंग की जा रही है। उसके बाद जो क्लिनिकल स्टेज थी, उसमें ये किया गया है कि जो फेज़ 1 और फेज़ 2 था, यानी कि एक आप पहले हेल्दी एड्रेस पे करते थे, फिर टारगेट ग्रुप पे करते थे। तो उन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। डायरेक्ट आप एक टारगेट ग्रुप, यानी जिस पे आपकी वैक्सीन लगाने वाले कोविड-19 की, उन्हीं लोगों पे आप डायरेक्ट वो उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद जब फेज़ 3 में जाएगी ये वैक्सीन, यानी जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो जब फेज़ 3 में जाएगी, जब हम कुछ हज़ार लोगों पे ये वैक्सीन लगाएँगे, तो उसी के साथ-साथ जब ये ट्रायल चलेगा, उस समय हम लाइसेंसिंग और जो पोस्ट लाइसेंसिंग की जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, वो साथ में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कि ये जो पूरी एंटायर प्रोसेस है, उसको हम एक 12 महीने में कंप्लीट कर सकें। तो ये थी स्टेजेस वैक्सीन डेवलपमेंट की। अगर हम आज की अपडेट की बात करें कि कोविड-19 का स्टेटस क्या है वैक्सीन के बारे में, तो आज की तारीख में जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। कई कंट्रीज़ ने क्लेम किया है कि हमने वैक्सीन डिस्कवर कर रही है, बट उन्होंने इतनी डिटेल्स नहीं बताई कि कौन से स्टेज पे उनकी वैक्सीन है। आज की तारीख में देखें तो एक मुश्किल लग रहा है कि इस साल यानी 2020 में इसकी वैक्सीन आ सके। और जैसे-जैसे अब टाइम बढ़ता है, तो ये भी मुश्किल लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में भी हम हमारे पास इसकी वैक्सीन आ सके। बट मेडिकल फील्ड में मिरेकल्स होते हैं, अब कल कुछ मिरेकल्स हो जाए तो हम नहीं कह सकते, बट एज ऑफ नाउ आज की तारीख में ये सब पॉसिबल नहीं लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक कोविड-19 की वैक्सीन आ पाएगी। तो अब इसलिए हमारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को बचाएँ, हम बचाए हम हमें अपने आप को भी बचाना है और हमारी फैमिली को भी बचाना है। जैसा कि सब लोग कह ही रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती, जो कि लगता है 2020 में तो नहीं आएगी, तब तक तो कम से कम हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना ही होगा। तो इस बार के लिए सिर्फ इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।